नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और परीक्षा जंक्शन ही नहीं बल्कि परीक्षा जेएन से जुड़ा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, आप दुनिया को वो तो फॉलो करते रहते हैं ना। तो एक बार परीक्षा जेएन डाल के आप देखिए और हमारा चैनल की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको वहां मिल जाएगी और वहां से इसको फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी जुड़ी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब नया साल आने वाला है तो नए साल से जुड़ी जितनी भी चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं उन चैलेंजों को पहले हम फेस करेंगे, फिर आपके सामने आएंगे। तो चलिए, इंडियन पॉलिटी की हम बात करें। आप पॉलिटी में आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को हम फिनिश करा ही देते हैं, क्योंकि नया साल है तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा सा ये सोच रहे हैं। तो पुराने चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करके इस यात्रा को यहीं खत्म करते हैं। और आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं नए वर्ष की, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, आपके चाहने वालों को और आपके सभी दुश्मनों को भी। चलिए, दुश्मन बहुत खास होते हैं, पता है आपको। चलिए, तो एक बार हम इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि लास्ट पार्ट है, और इस लास्ट पार्ट में हम सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियों की बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मैं अन्य शक्तियों को फ्लो चार्ट की सहायता से समझाना चाहता हूं। आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनल जुडिक्शन में काम किया, एपेलेट जुडिक्शन में काम किया, उसके अलावा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में काम किया है, उसके अलावा देखा गया तो एडवाइजरी जुडिक्शन में काम किया है। अब लेकिन आती है और जुडिशियल रिव्यू में काम किया है इन्होंने। मतलब कई तरीके की शक्तियां आज सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने दे रखी है और संविधान ने इतनी सारी शक्तियों से सुप्रीम कोर्ट को विभूषित कर रखा है। जैसे आपको पता है ना कि जब एक महिला पूरी तरीके से तैयार होती है, एक ट्रेडिशनल कल्चर में देखें तो जैसे महिला की सुंदरता को बढ़ाने वाला जो आभूषण है, जैसे कि सोना, चांदी, ये महिला की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाता है। उसी प्रकार से हमारे संविधान एक वो आभूषण है जो सुप्रीम कोर्ट की सुंदरता को और बढ़ा देता है। तो वही है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। मतलब जैसे दुर्गा मां काली के आपने हाथ देखे होंगे। दुर्गा मां काली जब अपने भैरव रूप में खड़ी होती हैं तो कितने सारे हाथ होते होंगे। तो वही उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के उसी प्रकार से जो वो हाथ है वो सारी जगह फैले हुए हैं, पूरे भारत के हर कोने में, हर गांव में, हर कस्बे में और कस्बे के हर घर में फैले हुए हैं। तो चलिए एक बार सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियों की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां, तो प्लीज थोड़े से सिंसियर हो जाओ। केवल लास्ट में 25 से 20 मिनट बात करूंगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियों की बात करें तो पहली शक्ति के बारे में बात करते हैं। पहली शक्ति जो दे रखी है इसमें वो ये होती है, ये अन्य शक्तियों में, ये बेटा इसके कोई आर्टिकल्स नहीं है, इसका कोई अनुच्छेद नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस एक बार रिवीजन के तौर पे देख कर चले जाना ताकि आपको यह लगे कि सुप्रीम कोर्ट की अन्य पावर्स ऐसी कौन सी होती हैं जो संवैधानिक तरीके से काम करता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि एक मुद्दा है इसमें, एक ये मुद्दा है कि यदि जब कभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर से के चुनावों में कोई भी ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाए जिसका निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बुलाना पड़ता है। और आपको पता है कि 1972 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ था। 1972 से पहले यह व्यवस्था हमारे भारत में नहीं थी, यानी 1975 सॉरी। तो एक था 39वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975। यह अमेंडमेंट क्या कहता है क्या नहीं कहता, इससे पहले हमें सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियों के पहले कार्य की बात करनी चाहिए। तो पहला कार्य आता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर के चुनावों में चुनावों की जांच एवं इससे उत्पन्न विवादों
को सुलझाना, को सुलझाना। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि इन चारों पदों के लेके जब कोई चुनाव में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो अवैध तरीके से किया गया है, किसी भी चुनाव में कोई भी गड़बड़ी हो जाने पर जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होती है उसको सुलझाने का काम भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। लेकिन आपको पता है कि इंदिरा गांधी सरकार में 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में क्या हुआ था? 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 में इंदिरा गांधी ने यह बोला अपनी संसद से कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों में यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी समीक्षा, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। यह बात खुद कही थी इंदिरा गांधी सरकार ने। तो बताइए, अब यह संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है कि यदि प्रधानमंत्री का चुनाव में गड़बड़ी पाई गई है और विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसकी जांच भी सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि पार्लियामेंट से एक 1975 में एक बिल पास कर दिया गया जिसका नाम था 39। लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में इस 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रद्द कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है उसकी जांच करने का पूरा अधिकार भारत की सुप्रीम कोर्ट को है। तो चलिए, तो देखो एक बात तो मैंने देखी है, हमारे राजनीतिक इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जब तक कांग्रेस ने शासन किया और कांग्रेस के शासन के बीच में ही अचानक से जनता दल की सरकार आ गई थी, जिसे मोरारजी देसाई की सरकार, या भारत के राजनीतिक इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी सरकार की जब हम बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार ने इंदिरा गांधी के द्वारा लिए गए सभी असंवैधानिक फैसलों को संवैधानिक फैसले में पलट दिया। यह वो मोरारजी देसाई की सरकार थी। और मोरारजी देसाई की सरकार चुनाव में केवल इस नारे के बलबूते जीती थी, वो ये कहते थे कि हम इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए सभी आपत्तिजनक कार्यों को फिर से बहाल करेंगे और खत्म करेंगे। और संविधान में संशोधन के नारे को लेकर ही मोरारजी देसाई की प्रधानमंत्री की सरकार जीती थी 1977 में। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मोरारजी देसाई की सरकार ने अपने सभी चुनावी नारों में, रैलियों में यही नारा दिया था कि हम इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए संविधान में जो संशोधन किया गया है, जो आपत्तिजनक है, उसको हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। और संविधान में संशोधन के नारे को लेकर ही सभी चुनावी रैलियों में जो प्रचार किया गया था वो केवल यही नारा दिया गया था कि संविधान में संशोधन। और इसी चीज को लेकर जनता दल की सरकार भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार की जीत साबित हुई थी, जिसमें 2 उप प्रधानमंत्री भी बने थे, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। तो पहला काम इस सुप्रीम कोर्ट का आप समझ गए हैं। चलिए, और आज ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 में इसको बहाल किया गया था। इस बात को भी आप लिख लीजिएगा। दूसरी शक्ति की बात करें बेटा, तो दूसरी शक्ति क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट को यह एक और अधिकार भी है कि वह हाई कोर्ट में, आपको पता है कि हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और एकीकृत न्यायपालिका में यह कहा जाता है कि भारत की उच्चतम न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन आने वाली हर राज्य की हाई कोर्ट, सभी राज्य की जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती हैं। तो इसका मतलब है कि बाप कौन? सुप्रीम कोर्ट, बेटे कौन? हाई कोर्ट। तो पिताजी आपके जब घर पे कोई आदेश देते हैं तो सबको मानना पड़ता है। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हर राज्य की हाई कोर्ट में पड़े जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनकी रिपोर्ट को मंगवा सकती है और रिपोर्ट को मंगवाकर एक केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर होता है। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। तो दूसरी पावर यह है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट
किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में पड़े लंबित मामले, पड़े लंबित मामलों की रिपोर्ट मंगवा सकता है, की रिपोर्ट मंगवा सकता है, की रिपोर्ट मंगवा सकता है और एक मुकदमे को, एक मुकदमे को एक उच्च न्यायालय से, एक उच्च न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। यानी एक बात तो आप समझ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन पर डांट फटकार लगा सकता है, रिपोर्ट मंगवा सकता है और एक केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की तीसरी पावर यह कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए सभी आदेश और निर्णय सभी हाई कोर्ट्स और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में मान्य होते हैं, मान्य माने जाते हैं। तो लिख सकते हैं आप इसमें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी फैसला, जारी फैसला या निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी फैसला या निर्णय सभी हाई कोर्ट्स, सभी हाई कोर्ट्स एवं, सभी हाई कोर्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मान्य होते हैं, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मान्य होते हैं। अब यह मत पूछना सर क्यों, मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत के संविधान में एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी की व्यवस्था की गई है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सभी हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के अंडर आने वाली जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सभी को मान्य माना जाता है। समझे? कोई भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को के खिलाफ नहीं जा सकती, उसकी आलोचना नहीं कर सकती। इसे ही कहा जाता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब आते हैं बात नेक्स्ट 4 पॉइंट की। चौथी शक्तियों की बात करें तो चौथी शक्ति में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के आचरण की जांच कर सकता है। यदि जांच में कोई भ्रष्टाचार पाया जाए या कदाचार पाया गए तो वह राष्ट्रपति को उन्हें हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। तो चलिए लिख देते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष यानी चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण की जांच करना, के आचरण की जांच करना, आचरण की जांच करना एवं यदि कदाचार के आधार पर, यदि कदाचार के आधार पर उन्हें हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को करना, उन्हें हटाने की सिफारिश, हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति को करना। तो कुल मिलाके ये बातें 4th पॉइंट में आ गई थी। यूपीएससी के अध्यक्ष, जैसे आपको पता है कि यूपीएससी का अध्यक्ष मान लो कोई भ्रष्टाचार कर दे, पेपर लीक का मामला हो जाए या आचरण उसका सही नहीं है, बदतमीजी से बात करता है, व्यवहार से बात नहीं करता है, तो इसको मिला के सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है और जांच यदि सही है तो वह राष्ट्रपति को इसे हटाने के लिए कह देता है। दैट्स इट। तो ये थे अन्य शक्तियां। एक बच्चे ने बहुत समय पहले मुझसे पूछा था कि सर ये अन्य शक्तियां जो हैं संवैधानिक तो हैं, तो मैंने बोला संवैधानिक है भाई, यह संवैधानिक नहीं है। यानी हम भी कोई धूल में लट्ठ थोड़ी चला रहे हैं, हम भी आपको सही बता रहे हैं। तो एक होता है धूल में लट्ठ चलाना, वो काम मैं नहीं कर रहा, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं ये सारी चीजें संवैधानिक है। लेकिन एक मुद्दा बच्चों के सामने हमेशा रहता है, छोटा सा पॉइंट है, सुन लेते हैं एक बार। वो ये कहते हैं कि सर हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है,
मैंने कहा बिल्कुल है। हमारी न्यायपालिका एकीकृत है? मैंने कहा बिल्कुल है। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह हमारे भारत के लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक मुख्य आधार स्तंभ भी है और हमारे संविधान का मूल ढांचा भी है। यदि कोई न्यायपालिका की स्वतंत्रता से और उसकी इंटीग्रेटेड सिस्टम से कोई छेड़छाड़ करता है तो वह संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने के समान होता है। कोई भी सरकार ऐसा करेगी तो उसे हम संविधान के खिलाफ ही मानेंगे। लेकिन सरकार ने कभी कभी ऐसा किया भी है। इंदिरा गांधी सरकार ने खूब न्यायपालिका की जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी पर हमला बोला है। उसने इंटीग्रेटेड सिस्टम को खत्म करके रख दिया था, यही सारी बात थी। तो इंदिरा गांधी की सरकार तो कह है ही संविधान में आपत्तिजनक संशोधनों को लेकर प्रसिद्ध है। हम तो कैसे में गए, ये मैं नहीं, ये किताबें और ये इतिहास गवाह है इस बात का। मैं नहीं कह रहा इस बात को किताबें कह रही हैं, इस बात को किताबों का एवोल्यूशन कह रहा है। जो बुक्स ने इतना एवोल्यूशन किया, मूल्यांकन किया है कि इंदिरा गांधी की सरकार संविधान में संशोधन, आपत्तिजनक संशोधनों को लेकर प्रसिद्ध रही है। तभी तो मोरारजी देसाई ने चुनावी रैलियों में इस नारे के साथ जीत प्राप्त की थी कि हम इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए सभी आपत्तिजनक संशोधनों को खत्म करके संविधान में संशोधन करेंगे। और सभी चुनावी रैलियों में इसी नारे के बलबूते मोरारजी देसाई की जीत हुई थी, जिसे पहली भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहा जाता है, मोरारजी देसाई। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्तियां जो कि 4 पॉइंट्स में डिवाइड हो गई थी। हालांकि आप सभी को पता है कि एक बार इसको 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975 से जोड़ के रखना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम आएगा आपके। क्योंकि 44 में 78 में मोरारजी देसाई सरकार, जनता दल की सरकार ने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1975 को रद्द कर दिया था, यानी इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए सभी फैसलों को रद्द किया जो संविधान में आपत्तिजनक संशोधन रखते थे। बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूं आपको। तो आप मेरी बात समझ गए हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, क्या मैं नहीं कहना चाह रहा। चलिए, तो ये सारी चीजें संवैधानिक हैं और आपके लिए अंत में जाते हुए मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आपको और आपके परिवार को, आपके सभी मित्रों को, आपके सभी चाहने वालों को, आपके सभी ना चाहने वालों को भी। चलिए, और इस 25 में अपने लिए कुछ रेजोल्यूशन लाइए, कुछ एवोल्यूशन करिए कि मैंने 24 में क्या किया, क्या पाया और क्या खोया। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी से 2024 की जनवरी और 2024 का दिसंबर, आपने इन 12 महीनों में क्या किया है, आपने क्या पाया है और क्या खोया है। अपनी डायरी में एक बार 3 कॉलम बनाना और ये महसूस करना, चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे वो आपके करियर की बात हो, आपने इन साल में जितने भी एग्जाम दिए, आप किस किस परीक्षा में पास किए, किस किस परीक्षा में आपने कट ऑफ तक छू के वापस आए हो और किस परीक्षा में आप बिल्कुल ही फेल हो गए थे। इस सारी चीजों को इवोल्यूशन करके 2025 में कुछ टारगेट लेके चलना बच्चों, क्योंकि साल बीतता जाएगा, आपकी डिप्रेशन, आपका प्रेशर और बढ़ता जाएगा और आपके माता पिता की उम्मीदें लगातार दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए बस मैं ये चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि अनुशासन ही लक्ष्य तय करता है और लक्ष्य से सफलता तय होती है। तो ये बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही और सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।